नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट बी। यानी कि पार्ट बी में हम लोग समझते हैं भारत से संबंधित स्थल के बारे में। हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं, सारे स्थलों को समझेंगे और बाद में हम लोग जो है आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं भारत के स्थलों के बारे में। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो था एक अनोखा सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता इस दहलीज पर पहुंच गया था कि एक नगर का रूप ले लिया था। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं था, ये नगरीय सभ्यता था, ये नगरों का रूप ले लिया था। तो उसी तरह सबसे ज़्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज़्यादा अगर स्थल मिला है तो वो गुजरात में मिला है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिला है और भारत में गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। आइए हम उसी के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर गुजरात का स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं तो धौलावीरा पहला स्थल था। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात का ये जो जिला है इसके कच्छ का जिला कहा जाता है। ये बड़ा दलदली जिला है। गुजरात का कच्छ जिला है, ये दलदली जिला। ये खैर आपका ज्योग्राफी का टॉपिक्स है। ये जो है इस जगह पर आपका धौलावीरा है, इस जगह पर धौलावीरा है और इस जगह पर आपका सुरकोटदा है, सुरकोटदा। और इस जगह पर आपका लोथल है। यहाँ एक लोथल आईबीसी का बंदरगाह था और इस जगह आपका रंगपुर था। ठीक है, तो आप मैप पर भी देख रहे हैं। अब देखिए कच्छ जिला में ये धौलावीरा, कच्छ जिला में धौलावीरा और सुरकोटदा दोनों कच्छ जिला में स्थित है। ये जिले को कच्छ जिला कहा। और यहाँ धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। ठीक है, यहाँ मतलब ज्यादा कुआं पाया गया था। धौलावीरा में सबसे ज्यादा कुआं पाया गया है। यहाँ यह नगर 3 भागों में विभाजित था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में विभाजित था। एक लोता है धौलावीरा, एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। पहला किला, ऊपर वाले भाग को किला कहा गया, ऊपर वाले भाग को किला कहा गया। यहाँ रिहायशी लोग रहते थे, यानी कि अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। मध्य नगर और ये निचला नगर जो है आम लोगों का नगर था। मतलब यहाँ जो है आम लोग रहते थे। यह विशाल जलाशय है, अर्थात लोग जल संरक्षण के। यहाँ एक विशाल जलाशय था, मतलब पानी को इकट्ठा करने वाला जलाशय, मतलब पानी को जहाँ इकट्ठा किया जाता है। यानी कि लोग जानते थे कि जल को कैसे बचाया जा सकता है। वर्तमान में अभी ऐसा नहीं कर सकता है। वर्तमान में चुनौती है। अभी एतो कटी बुतरू जल अगर उसको दे दीजिएगा पानी, अगर बाय चांस एगो बाल्टी में पानी मर गया तो मार ऐसे करेगा उसको जल। चूँकि हम लोग को बचपन से ही जल संरक्षण करने का हम लोग को नहीं सिखाया जाता है। तो यह नगर 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्य नगर, निचला नगर। यह विशाल जलाशय है, अर्थात लोग जल संरक्षण के तकनीक जानते थे। यानी कि लोगों के पास जल को बचाने का तकनीक था जलाशय में। अब देखिए क्या करता था, जैसे ये है, अभी क्या होना चाहिए, जैसे अभी नगर होना चाहिए। तो अगर कोई नगर बसा है तो नगर का सारा पानी एक जगह किसी एक जलाशय में रख देना है। और एक जलाशय में रखने के बाद वो जितना भी है वो जितना भी गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद वो पानी को या इसको जो है खोल कर या इसको किसी नदी में या कहीं तालाब में इसको दे देना चाहिए, या नहीं तो इसको सप्लाई करके फिर जो है पूरा शहर में सप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन इस आधार पर जो है हम लोग धौलावीरा में जो है जलाशय को ऐसे ही तकनीक पर बसाया गया था, मतलब ऐसे ही तकनीक पर आधारित था जलाशय। अब हम लोग चलते हैं सुरकोटदा भी कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े के कंकाल मिला है और कलश समाधान मिला है। आइए हम लोग समझते हैं कलश समाधान क्या होता है। देखिए, अंत्येष्टि संस्कार किसे कहते हैं, ये हम 16 संस्कार होते हैं, हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। इसी अंत्येष्टि संस्कार मतलब जब कोई जन्म लेता है उसमें संस्कार होता है, फिर जब कोई आप पढ़ाई शुरू करता है उसमें भी संस्कार, टोटल मिला के 16 संस्कार होता है। जब मरता है उस समय भी संस्कार, उस संस्कार को, सबसे लास्ट संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। यानी कि सबसे मर गया तो वहाँ एक संस्कार हुआ, उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार का होता है। पूर्ण समाधिकरण, मतलब जो पूरी तरह से मर गया उसको पूर्ण समाधिकरण कहेंगे। इसको पूरी तरह से दफना गया उसे
पूर्ण समाधिकरण। और आंशिक समाधिकरण क्या हुआ कि अगर कोई मर जाता तो उसको फेंक दो, और फेंकने के बाद चील कौआ उसके लाशें को खाएगा, और खाकर इसके बाद जो लाशें जो अवशेष बच गया उसको कहीं दफना दिया जाता है। वर्तमान में पारसी धर्म में यही आंशिक समाधिकरण चलता है। दाह संस्कार क्या हुआ, इसको जलाया जाता है, जलाने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसको क्या किया जाता है, एक कलश में लेकर या एक कोई मृदभांड या कलश में लेकर उसको क्या किया जाता है, गड़ दिया जाता है या कहीं उसको बहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का समाधिकरण था। ठीक है, अब यहाँ सुरकोटदा में कलश समाधान मिला था, यानी कि यहाँ ना कहीं आंशिक यहाँ जो है दाह संस्कार का भी प्रमाण मिला कलश समाधान वाला। तो दाह संस्कार वही होगा जहाँ कलश समाधान होगा। कलश समाधान मतलब समझ रहे हैं आप लोग, तराजू का साक्ष्य मिला था, पहली बार सुरकोटदा में तराजू का साक्ष्य मिला। और इसके बाद रंगपुर, ये रंगपुर इस जगह पर है, रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है और खोजकर्ता इसके SR राव थे। और यहाँ धान की भूसी मिला, भूसी मतलब समझ रहे हैं, धान का भूसी, जो धान को कुटाने के बाद जो निकलता है, छोटी छोटी कण निकलता है, उसे भूसी कहा जाता है, धान की भूसी। इसको गाय खाता है। इसके बाद लोथल समझना है, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इनका खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। और ये जो है लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है और पतन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था, विदेशी व्यापार जो होता था, इसी बंदरगाह से होता था, लोथल के बंदरगाह से, लोथल के बंदरगाह। अब कैसे पता चलेगा, हमको तो कुछ साक्ष्य मिलना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि ये जो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो यहाँ का मोहर जो था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल का जो मोहर था, ये फारस ईरान में मिला था इसका मोहर, और ईरान का मोहर यहाँ मिला है। तो इससे ये पता चलता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार ईरान से होता था, यानी कि किस जगह से होता था, लोथल से होता था। लोथल के घर के दरवाजे जो है मुख्य सड़कों की तरफ ना खुलकर उनकी दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। क्यों? चूंकि देखिए समझना है, ये मान लीजिए यहाँ कोई बंदरगाह है, ठीक है, यहाँ ये आपका ये समुद्र है, ये समुद्र है। अगर कोई भी सामान है, जैसे ये लोथल था, ये मान लीजिए ये लोथल है, लोथल में क्या होता है कि अगर कोई अगर सामान उमान ले जाएगा तो पीछेवाड़े से निकालने में इसको दिक्कत होता होगा, तब ना वो दरवाजे अपने आगे की तरफ खोलता था, सड़क की तरफ खोलता था, उसको आसानी हो जाता था ले जाने में। तो इसलिए वहाँ की दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलती थी, न कि पिछवाड़े। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल, जितने भी स्थल थे, उनकी दरवाजे पीछे की तरफ खुलती है, जबकि लोथल की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी। और यहाँ से युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात है, युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त है तो इसका मतलब यहाँ सती प्रथा है, सती प्रथा का होने का प्रमाण दर्शाता है। युगल समाधान मतलब एक साथ 2 शव मिला गया है, मतलब एक साथ 2 गो शव मिला है। तो एक साथ 2 गो शव मिला, तो इसे क्या पता चलता है कि यहाँ जो है सती प्रथा सती प्रथा किसे कहते हैं? उस प्रथा को कहते हैं अगर कोई अगर मर जाए, अगर पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, समझे। अंग्रेजों के भी समय में उसको उसी तरह किया जाता था, बाद में इसको खत्म किया गया था। तो युगल समाधान मिला था, यानी कि अगर एक साथ 2 शव को दफनाया गया, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ सती प्रथा था, ठीक है। और ये लोथल था। तो हम लोग गुजरात में कितने स्थल पढ़े? धोलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल। धोलावीरा कच्छ जिला में स्थित है। धोला का अर्थ होता सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता कुआं। यहाँ सफ़ेद कुआं नहीं बोलेंगे, सफ़ेद कुआं मतलब अधिकतर जो है यहाँ कुआं मिला गया, इसलिए इसका नाम धोलावीरा रखा। यह नगर 3 भागों में विभाजित था। और लोथल क्या था कि लोथल जो है ये यहाँ की विशेषताएं ये थी कि ये इनकी दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलती थी। और सुरकोटदा क्या था? सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल मिला है, कलश संविधान मिला है और तराजू का साक्ष्य मिला है। रंगपुर में आपका धान की भूसी। और यहाँ की सबसे विशेषताएं आपका ये है,
गोदीवाड़ा, ये याद रखना है, 2 चीज याद रखना है। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। और सती प्रथा, आपसे पूछेगा कि सती प्रथा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है? तो हाँ मिलता है। कहाँ मिलता है? तो लोथल में मिलता है। किससे? ये नहीं पूछेगा। अब देखिए यहाँ ये नहीं लिखेगा कि सती प्रथा, युगल समाधान, ये सब कुछ नहीं देने वाला। आपको कैलकुलेशन दे देगा, थोड़ा सा आहट दे देगा, आपको इसी से आपको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त है, यानी कि युगल समाधान मतलब सती प्रथा। यहाँ एक बार में 2 लाश को दफनाया जाता है, या 2 लाश को जलाया जाता, जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, अधिकतर लाशें दफनाया जाता था। तो युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त है, यानी कि सती प्रथा यहाँ था, ऐसे प्रमाण मिलता है। हम लोग चलते हैं पंजाब में। पंजाब हम लोगों ने पढ़ा, आपको गुजरात पढ़ा, इसके बाद हम लोग पंजाब में क्या होता है कि मेन एक ही स्थल है, ऐसे मेन एक ही स्थल है और 3-4 गो छोटे छोटे स्थल है। तो हम लोग उसका नाम सिर्फ जान लेंगे। सिर्फ ये पूछेगा चक-छियासीबाड़ा किस कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है, तो हम ऐसे नाम जान लेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले पंजाब में आपका एक रोपड़ है। तो रोपड़ में क्या है कि रोपड़ के खोज, इनका जो खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा है। रोपड़ के स्थल की जो खोज है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और ये सतलज नदी के किनारे, देखिए पंजाब में 5 नदी, पंजाब जो है, पंजाब में पंच मतलब 5 और आब मतलब नदी, जहाँ 5 नदी है, 5 नदियों का मिलन है, उसे पंजाब कहा जाता है। अब देखिए पंजाब जो है वो 5 नदियों के संगम पर स्थित है। जैसे पंच जोड़ आब, पंच मतलब 5, आब मतलब नदी, पंच जहाँ 5 नदियों के संगम पर स्थित है उसे पंजाब कहा गया। 5 नदी कौन कौन सा है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, JCRVS ऐसे याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ जो है ये सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ यही 5 में से किसी एक नदी के किनारे होगा। तो ये जो है पंजाब, यानी कि ये जो मतलब रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे। और यहाँ का सबसे मुख्य विशेषता ये है कि मरने के बाद कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। मतलब मालिक जो मरता था, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना जाता था। पता नहीं क्या समझ के दफनाता था मुर्दे। और यहाँ की तांबे की कुल्हाड़ी मिली। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, तांबे की कुल्हाड़ी, यहाँ क्या लोहा का कुल्हाड़ी मिलेगा? यहाँ लोहा का कुल्हाड़ी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी लोहा का खोज हुआ ही नहीं है। लोहा का खोज कब होगा? वैदिक काल में होगा। और जब लोहा का खोज हो जाएगा तब देखिए एक इतिहास में एक अलग परिवर्तन हो जाएगा। समझे? यहाँ तांबे, चूंकि ये इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता। सबसे पहले कांसा बनाने कहाँ से सीखा, कहाँ से शुरू हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कैसे बनाता था? तांबे में टीन मिलाकर, तांबा प्लस टीन कांसा बनाया जाता। तो यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिला था रोपड़ में। इनसे क्या खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी के किनारे, और मरने के बाद कुत्ते को दफनाया जाता है और यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिला। इसके बाद छोटा सा एक स्थल है संगोल, चक-छियासीबाड़ा नाम है और डेरम जारा। ठीक है, ये 4 स्थल को याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा में मुख्यतः 2 ही स्थल है, एक बनवाली और राखीगढ़ी। बनवाली, राखी, हरि के नाम से बनवाली, राखी। ठीक है, तो बनवाली की खोज RS विश्व, रविंद्र शर्मा विश्व ने किया था। और यहाँ जो है नाली नहीं था, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ नाली का प्रमाण नहीं मिला है यहाँ, और सड़क भी थी तो टेढ़ी मेढ़ी मिला है। यहाँ मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। मतलब देखिए यहाँ जो है खिलौना जो है, एक खिलौना मिला है, मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। तो इससे ये पता चलता है अगर मिट्टी के हल का खिलौना बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जो है हल होता होगा, तब ना उसको देखकर खिलौना बनाया है। समझे कि नहीं समझे? तो उसी तरह यहाँ मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है, लेकिन खेती का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ खेती का प्रमाण नहीं मिलना चाहिए ना, कुदाल या खुरपी वो सब कुछ मिलना चाहिए, तो वैसा कुछ यहाँ प्रमाण नहीं मिला है। सिर्फ मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है यहाँ खिलौने के रूप में। ये था आपका बनवाली। इसके बाद हम लोग चलते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने किया था और ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, भारत में स्थित IBC सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर है। ये सबसे बड़ा राखीगढ़ी भारत में
भारत में स्थित जितने भी स्थल है सबसे बड़ा नगर है। लेकिन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को मिला दें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ कहाँ स्थल, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में भी है। अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला दें तो सबसे बड़ा जो स्थल हो जाएगा, सबसे बड़ा जो नगर हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा नगर वो कहाँ है, राखीगढ़ी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, फंसा देता है क्वेश्चन। इसके बाद भगवानपुर और सिसवली, ये सब छोटा छोटा स्थल है। ठीक है, तो ये था आपका हरियाणा। हरियाणा से 2 स्थल, बनवाली और बनवाली और राखीगढ़ी। बनवाली की खोज किसने किया था, RS विष्ट। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान सिंह, सूरजभान याद रखना, सूरजभान सिंह। अधिकतर भोजपुरी फिल्म में सूरजभान सिंह नाम रखता है, हीरोइन का जो बाप रहता है वो सूरजभान सिंह रहता है, खोज करता। इसके बाद यहाँ नाली नहीं था, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी और यहाँ हल मिला था खिलौने के रूप में। और यहाँ क्या था कि यहाँ जो है ये IBC का सबसे बड़ा नगर था। भारत में IBC का सबसे बड़ा नगर अगर देखने चलिए तो राखीगढ़ी था। ठीक है, इसके बाद राजस्थान चलते हैं। तो राजस्थान में कालीबंगा है जो गंगानगर जिले में स्थित है। अच्छा, ये कहाँ स्थित है, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और कालीबंगा गंगानगर जिले में स्थित है। इनकी खोज करता है, देखिए थापर व लाल ने किया था। कोई बुक अमलानंद घोष को दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ थापर व लाल ने किया था, अधिकतर यही माना जाता है। ठीक है, ये नदी किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं और यज्ञ व कर्मकांड के साक्ष्य यहाँ मिले हैं कालीबंगा में। और दूसरा स्थल है बालाथाल। कालीबंगा में क्या था, खोज थापर व लाल, नदी घग्गर नदी, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य और यज्ञ वो कर्मकांड के साक्ष्य। तो ये था आपका राजस्थान का स्थल। इसे देखिए आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। हम इसको PDF फॉर्म में डाल देंगे सारे नोट्स को। आप PDF फॉर्म में डाल, या नहीं तो आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, अति उत्तम हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इतिहास को सबसे पहले अगर हम लोग PCS या IAS वगैरह लेवल में देखेंगे तो इतिहास को हम लोग 3 रूप में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शनल अगर रखे हैं तो ऑप्शनल में बहुत डीप जाना पड़ेगा, बहुत गहरी, आपको बहुत रुचि में अध्ययन, गहरी रुचि में अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप PT मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, PT मेंस में अगर आप मेंस का तैयारी करना है, IAS के मेंस का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसमें आर्ट्स एंड कल्चर छांट दिया जाता है। आर्ट्स एंड कल्चर मतलब कला और संस्कृति के रूप में पढ़ाएं। जैसे आपको देखिए कला है संस्कृति के रूप में आपको चित्रकला, वास्तुकला, आपके बारे मतलब इसमें बताएगा आपको भाषा क्या था, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा आपका आर्ट्स एंड कल्चर में। इसी से जैसे आप एंशियंट पढ़ रहे हैं, अगर आप एंशियंट प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इसी में 3 रूप मिलेगा देखने के लिए। ऑप्शनल में तो आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से आप छोटे छोटे स्थलों के बारे में पढ़े, हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं ऑप्शनल में। और आर्ट्स एंड कल्चर, अगर आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ये आपका IAS का मेंस हो गया, ये IAS के मेंस में काम आएगा, आपका PCS के मेंस में भी आएगा काम। तो मेंस में क्या होगा कि मेंस में जो है इसमें सिर्फ चित्रकला के बारे में पढ़ाएगा, वास्तुकला के बारे में, गुफा कला के बारे में पढ़ाएगा। ये हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ेंगे। और तीसरा हुआ PT के दृष्टि से, यानी कि PT फैक्चुअल में आता है। PT में फैक्चुअल आएगा, जैसे फलानवा स्थान कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो दे देगा, इसे पढ़ना PT में। तो हम क्या किए हैं कि ऑप्शनल को हम नहीं पढ़ाएंगे, ये ऑप्शनल उतना विस्तार नहीं कर सकते भैया। तो आर्ट्स और एंड कल्चर को दोनों, और ये सब जितना भी है ये दोनों को हम एक ही साथ में मिलाकर दे दिए हैं। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना, जैसे नगर योजनाएं हैं, नगर योजना प्रणाली, ये सब आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ाया जाता है। तो हमने इसको जो है इसमें जोड़ दिया है इतिहास। देखिए आप एक चीज़ आपको जो है ना समान दृष्टिकोण को अपनाना, सारे विषय एक ही है, सिर्फ आपको लिंक करना है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वर्क करेंगे। अब जो है जैसे हम लोग आज स्थल पढ़ लिए, भारत से संबंधित स्थल पढ़े, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता खत्म, इसके बाद वैदिक सभ्यता में जाएंगे। अब वैदिक सभ्यता में कहीं चित्रकला वगैरह का विकास नहीं हुआ। अब जब वैदिक सभ्यता के बाद का जो काल जाएंगे मगध साम्राज्य से, वहाँ जो है आपको चित्रकला वगैरह देखने को धीरे धीरे आपको मिलेगा। इसके वास्तुकला मिलेगा,
ये सब मिलेगा, जैन धर्म से ही मिलेगा, जैन धर्म बुद्धिज्म से मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए।